निकोलस कोपरनिकस एक गणित और खगोल के जानकार थे। उन्होंने ये बताया कि सूरज बीच में स्थिर है और धरती उसके चारों ओर घूमती है। पुराने समय में लोग मानते थे कि सारी चीजें धरती के चारों ओर घूमती हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं बैठता था। कोपरनिकस ने सोचा कि अगर सूरज को बीच में रखा जाए तो चीजें ज्यादा ठीक से समझ में आती हैं। इसी सोच से उन्होंने ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें हर ग्रह का सूरज से फासला उसके चक्कर के आकार से जुड़ा होता है। उस समय ये सोच बहुत लोगों को गलत लगी, लेकिन यहीं से विज्ञान की नई शुरुआत हुई। कोपरनिकस का जन्म 19 फरवरी को हुआ था। वो अपने माँ बाप की 4 संतानों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक अच्छे व्यापारी थे और माँ भी एक बड़े व्यापारी परिवार से थी। उनका शहर तोरुन एक अहम बंदरगाह था। बाद में ये इलाका पोलैंड का हिस्सा बन गया। इसीलिए कोपरनिकस शर्मन परिवार से होकर भी पोलैंड के राजा के अधीन थे। जब कोपरनिकस 10 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। फिर उनके मामा लुकास ने उन्हें संभाला। लुकास चर्च के बड़े पद पर थे और उन्होंने कोपरनिकस की पढ़ाई लिखाई और करियर में मदद की। कोपरनिकस ने क्राकोव यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने गणित, खगोल और ज्योतिष जैसे विषयों की पढ़ाई की। डिग्री लेने का रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन उस वक्त डिग्री लेना जरूरी भी नहीं था। फिर उनके मामा ने उन्हें एक धार्मिक पद दिलवाया, जिससे उन्हें जीवन भर की आमदनी मिल गई। इसके बाद कोपरनिकस इटली के बोलोग्ना यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। वहां वे एक खगोल शास्त्री के साथ रहे और पहली बार खुद से खगोलीय जानकारी इकट्ठा करने लगे। यहीं पर उन्हें पहली बार ऐसे विचार मिले जो पुराने खगोल ज्ञान को चुनौती देते थे। बोलोग्ना में उन्हें ग्रीक भाषा भी सीखने को मिली, जो क्राकोव में नहीं थी। ग्रीक जानने से उन्हें पुराने वैज्ञानिकों की किताबें पढ़ने में बहुत मदद मिली, क्योंकि वे किताबें अभी लैटिन में नहीं थी। उन्होंने एक ग्रीक लेखक की चिट्ठियां लैटिन में अनुवाद की और उसे छपवाया। ये उनका पहला और आखिरी काम था, जो उनकी मशहूर किताब के पहले छपा। यही ग्रीक भाषा की समझ बाद में उनके खगोल के काम में बहुत काम आई। कोपरनिकस बोलोन्या से फ्रोमबोर्ग लौट आए थे, लेकिन डिग्री नहीं ली थी। फिर उन्हें पढ़ाई के लिए दोबारा छुट्टी मिली और वो पदुआ यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी पढ़ने चले गए। उस समय डॉक्टरी की पढ़ाई में खगोल और ज्योतिष भी शामिल थे। लोगों का मानना था कि आसमान के ग्रह नक्षत्रों का असर इंसानों पर पड़ता है, इसलिए डॉक्टरों को सितारों की चाल की समझ होनी जरूरी मानी जाती। इलाज में भी लोग चांद के दौर, ग्रहों की स्थिति और मौसम को ध्यान में रखते थे। मरीज का स्वभाव, बीमारी के दिन और महामारी तक का अंदाजा इसी से लगाया जाता था। इसलिए कोपरनिकस ने भी ज्योतिष की पढ़ाई की होगी। पदुआ से कोपरनिकस ने डॉक्टरी की डिग्री नहीं ली, क्योंकि वहां की डिग्री पूरी करने में 3 साल लगते, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 साल की छुट्टी थी। फिर उन्होंने फेरारा यूनिवर्सिटी से कानून में डॉक्टरेट लिया। इसके बाद वो फ्रोमबोर्ग नहीं लौटे, बल्कि अपने मामा के पास रहने चले गए, जो बिशप थे। वहां रहते हुए कोपरनिकस ने खगोल की कुछ बातें जरूर देखी, लेकिन ज्यादा वक्त चर्च के कामों और अपने बीमार मामा की देखभाल में चला गया। शायद मामा चाहते थे कि कोपरनिकस उनके बाद बिशप बने, लेकिन कोपरनिकस ने फैसला किया कि वो फ्रोमबोर्ग जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। फिर वो वहीं बस गए और आखिरी समय तक वहीं रहे। हालांकि वहां भी उन्हें प्रशासनिक कामों में लगना पड़ा। उन्हें जमीन जायदाद का हिसाब किताब देखना होता था, झगड़े सुलझाने होते थे और मीटिंग में शामिल होना पड़ता था। उन्होंने एक लेख भी लिखा जिसमें सिक्कों की गिरती कीमत पर चिंता जताई और सुधार के सुझाव दिए। इस पर पोलैंड और प्रशिया के नेताओं ने भी ध्यान दिया। जब पश्चिम प्रशिया की लड़ाई छिड़ी तो कोपरनिकस ने उसका भी नेतृत्व किया। साथ ही वे बिशप
और चर्च के लोगों के डॉक्टर भी रहे और आसपास के बड़े लोगों की बीमारी में सलाह भी देते थे। इतने कामों के बावजूद कोपरनिकस ने खगोल पर अपना काम शुरू किया। 10 और 1400 के बीच उन्होंने एक छोटा लेख लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि सूरज बीच में है और बाकी सब चीजें उसके चारों ओर घूमती हैं। ये नई सोच उन्होंने कुछ खगोलविदों को भेजी। वो लगातार अवलोकन करते रहे, लेकिन फ्रोमबोर्ग जगह इसके लिए सही नहीं थी और काम की व्यस्तता भी बहुत थी। फिर भी उन्होंने अपनी किताब पर काम जारी रखा। उन्होंने एक और चिट्ठी भी लिखी जिसमें एक पुराने खगोल शास्त्री की गणना की गलती बताई, लेकिन उसमें अपने सूरज केंद्रित विचार का जिक्र नहीं किया। फिर एक युवा गणितज्ञ रैथिकस उनसे मिलने आया। वो अपने साथ गणित की किताबें भी लाया और कोपरनिकस को समझाया कि उन्हें अपनी किताब छपवानी चाहिए। उसने कोपरनिकस की सोच का परिचय भी छापा और उनकी किताब छपवाने का सारा इंतजाम किया। आखिरकार 24 मई को कोपरनिकस ने अपनी किताब की छपी हुई प्रति अपने हाथों में ली। उसी दिन उनका निधन भी हो गया। पुराने समय में खगोल विद्या का आधार अरस्तु की सोच थी। उनका मानना था कि दुनिया 4 चीजों से बनी है: धरती, पानी, हवा और आग। उन्होंने धरती को ब्रह्मांड के बीच में रखा और कहा कि ये चारों तत्व चांद तक ही होते हैं। उसके ऊपर 7 ग्रह होते हैं जो चलते रहते हैं: चांद, बुध, शुक्र, सूरज, मंगल, बृहस्पति और शनि। इनके बाद स्थिर तारे होते हैं। अरस्तु ने कहा कि ये सारे ग्रह एक अलग तरह की चीज से बने हैं जो बस गोल गोल घूमती रहती है। उनके हिसाब से धरती इन सब के बीच में है और हर चीज एक ही तरीके से चलती है। लेकिन बाद में देखा गया कि ग्रह वैसे नहीं चलते जैसे अरस्तु ने बताया था। धरती असल में बीच में नहीं है और चीजें एक जैसा नहीं घूमती। कुछ ग्रह तो पीछे की तरफ भी चलते दिखाई देते हैं। इस परेशानी को समझने के लिए खगोल शास्त्रियों ने ये माना कि ग्रह एक छोटे से गोल चक्कर में घूमते हैं जो फिर एक और बड़े चक्कर के चारों ओर घूमता है। धरती भी बीच में नहीं बल्कि थोड़ा किनारे होती है। इसके अलावा एक और बिंदु बताया गया जिसके चारों ओर ग्रह बराबरी से चलते हैं, उसे एक्वेंट कहा गया। इस तरीके ने पूरी तरह से एक साथ जुड़ा ब्रह्मांड नहीं दिखाया, लेकिन उस समय के खगोल शास्त्री बस ये चाहते थे कि ग्रहों की स्थिति का अंदाजा ठीक से लगाया जा सके। उस वक्त ना तो टेलीस्कोप था और ना ही खगोल शास्त्र कोई पेशा। फिर भी पट्टोलमी ने ग्रहों की चाल को अच्छे से बताया। हालांकि सभी यूनानी खगोल शास्त्री इस धरती केंद्रित सोच से सहमत नहीं थे। कुछ का मानना था कि धरती किसी आग के चारों ओर घूमती है। कुछ ने ये भी कहा कि धरती खुद भी घूमती है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। बाद के समय में जब यूरोप में इस विषय में ज्यादा काम नहीं हो रहा था, तब इस्लामी दुनिया में खगोल विद्या तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुछ खगोल शास्त्रियों ने पट्टोलमी की बातों की गहराई से जांच की और कई गलती भी पकड़ी। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीजें जो पट्टोलमी ने मानी थी असल में संभव ही नहीं थी। कुछ विद्वानों ने पट्टोलमी की गड़बड़ी को सुधारने के लिए ऐसे तरीके निकाले जिनसे ग्रहों की चाल सही तरीके से दिखाई जा सके और घूमने की गति बराबर बनी रहे। कोपरनिकस ने बाद में इन्हीं में से कई पुराने तरीकों को अपनाया। कुछ खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों के मॉडल इस तरह से तैयार किए थे कि वे एक दूसरे में घूमते हुए बराबरी से चलते दिखाई दें। इससे कोपरनिकस को अपने सूरज केंद्रित मॉडल को तैयार करने में मदद मिली। पुनर्जागरण के समय जब लोगों ने फिर से पुरानी किताबें और भाषाएं सीखना शुरू किया, तो विज्ञान को भी बढ़ावा मिला। कुछ लोगों ने ग्रीक भाषा सीखी ताकि पट्टोलमी की खगोल विद्या को समझा जा सके। उस समय पता चला कि पट्टोलमी ने चांद के बारे में जो बताया था वो असलियत से मेल नहीं खाता था। जैसे कि कभी चांद बहुत दूर तो कभी बहुत पास दिखता था, जिससे उसका आकार भी बदलना चाहिए था।
इन सब वजहों से पट्टोलमी की सोच पर सवाल उठने लगे। कोपरनिकस ने कब से ये सोचना शुरू किया कि सूरज बीच में है और धरती उसके चारों तरफ घूमती है, इसका सही पता नहीं है। अगर उन्होंने रोम में दिए गए अपने भाषण में ये बात कही होती तो लोगों ने जरूर चर्चा की होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए माना जाता है कि उन्होंने ये सोच शायद 1500 के बाद अपनाई। उनके एक सहयोगी ने भी उनकी खगोल विद्या की तारीफ की थी, जिससे लगता है कि उस समय तक कोपरनिकस की सोच अभी भी पुरानी परंपरा जैसी ही थी। उनकी सबसे पहली सूरज केंद्रित सोच उनकी एक छोटी सी पांडुलिपि में दिखती है, जिसे कमेंटारियोलुस कहा जाता है। ये कभी छपी नहीं, बस कुछ लोगों को दी गई थी। एक प्रोफेसर ने उनके किताबों के संग्रह में इसका जिक्र किया था, जिसमें बताया गया था कि इसमें एक ऐसा लेखक है जो कहता है कि धरती घूमती है और सूरज स्थिर रहता है। इससे लगता है कि कोपरनिकस ने 1508 और 1514 के बीच ये सोच अपनाई। उसी समय उन्होंने अपने मामा का घर छोड़कर अपनी वेधशाला बनानी शुरू की थी, जिससे ये साफ होता है कि वे अब खगोल विद्या पर पूरा ध्यान देना चाहते थे। कोपरनिकस ने ये सोच क्यों अपनाई, ये साफ तौर पर किसी को नहीं पता। उनके बारे में ज्यादा मूल जानकारी नहीं मिलती। उन्होंने सिर्फ कुछ ही खगोल लेख लिखे, जैसे कमेंटारियोलुस, एक पत्र और उनकी मशहूर किताब। बाकी जो उन्होंने लिखा वो सिक्कों पर या चर्च के कामों से जुड़ा हुआ था। उनके बारे में जो सबसे ज्यादा जानकारी दे सकता था वो जीवन चरित्र अब मौजूद नहीं है। इसलिए आज जो भी बातें हम जानते हैं वो अंदाजों और अनुमान पर ही टिकी हैं। ज्यादातर जानकार मानते हैं कि कोपरनिकस ने पुरानी खगोल सोच को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें एक्विन नाम की बात थी जो उन्हें सही नहीं लगी। उन्होंने अपनी पांडुलिपि में लिखा था कि ग्रहों की चाल को बराबरी से दिखाने के लिए जो गोल चक्कर बनाए गए हैं वे असल में उतने साफ और सीधे नहीं हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे सारी हलचल दिखे भी और सब कुछ बराबरी से भी चले। उन्होंने देखा कि इन गड़बड़ियों की वजह से पुराने तरीके पूरी तरह सही नहीं बैठते थे और यही सोच उन्हें सूरज केंद्रित विचार की ओर ले गई। उनका मकसद ये नहीं था कि सिस्टम दिखने में सुंदर लगे, बल्कि ये था कि हर चीज एक जैसा चले। उन्होंने जो तरीका अपनाया वो पट्टोलमी से ज्यादा जटिल था, लेकिन उन्होंने हर बात का विश्लेषण बहुत गहराई से किया और अपने समय के अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्तर पर ग्रहों की चाल को समझने की कोशिश की। यही वजह थी कि उन्होंने सूरज को केंद्र में रखा और एक नई सोच को जन्म दिया। कमेंटारियोलुस में कोपरनिकस ने कुछ बातें साफ साफ कही थीं, जिनसे उन्हें पुराने खगोल शास्त्र की मुश्किलें हल होती लगी। उन्होंने बताया कि धरती सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है और चांद की कक्षा का भी। सारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं और सूरज ब्रह्मांड के पास में केंद्र के नजदीक होता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है और धरती और सूरज के बीच की दूरी ब्रह्मांड के मुकाबले बहुत ही छोटी है। उन्होंने ये भी समझाया कि जो हमें आसमान और सूरज की हलचल दिखती है वो असल में धरती के घूमने की वजह से है। ग्रहों का जो उल्टा चलना दिखता है वो भी धरती की चाल से ही दिखता है, असल में वो पीछे नहीं चलते। कोपरनिकस ने पुराने मॉडल की तरह ही छोटे छोटे गोल चक्कर और बड़े घेरे बनाए थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जो उल्टी चाल दिखती है वो सिर्फ भ्रम है, क्योंकि देखने वाला खुद भी घूम रहा होता है। इस काम में उन्होंने ग्रहों का क्रम भी बताया था, जैसे बुध, शुक्र, धरती, मंगल, बृहस्पति और शनि, जो नंगी आंखों से देखे जा सकते। उन्होंने धरती की 3 हलचलों का जिक्र किया, एक रोज का घूमना, एक साल में सूरज के चारों ओर घूमना और एक उसका झुकाव जो साल में बदलता है। उन्होंने चंद्रमा की धरती के चारों ओर चक्कर लगाने की बात भी कही और ये भी कि बाकी 5 ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। कमेंटारियोलुस बस उनकी सोच का छोटा सा परिचय था। इसमें उन्होंने कहा कि बड़े काम के लिए जो गणितीय बातें हैं
वो फिलहाल छोड़ी जा रही है। उन्होंने इस छोटी पांडुलिपि को कुछ विद्वानों को भेजा, लेकिन इसे छपवाया नहीं। कुछ लोगों ने इसे धर्म से टकराने वाला बताया, लेकिन ज्यादातर ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। उस समय कैलेंडर सुधारने की कोशिश भी चल रही थी, जिससे खगोल के नए विचारों का स्वागत हुआ। कोपरनिकस ने किताब छपवाने में देर की, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह धर्म का डर नहीं था। असली वजह ये थी कि उन्हें अपने काम के लिए बहुत सारे आंकड़े और कठिन गणनाएं करनी पड़ती थीं। उनके पास प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी थीं, जिससे वे ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते थे। फ्रोमबोर्ग जगह भी ऐसा नहीं था जहां से आसमान साफ साफ देखा जा सके। एक और बड़ी वजह ये थी कि वो किसी बड़े शहर में नहीं थे, जहां से उनकी बड़ी और जटिल किताब अच्छे से छप सकती। उनकी पांडुलिपि में कई गिनती की गड़बड़ियां भी थीं, और उन्हें लगता था कि उन्होंने सूरज केंद्रित मॉडल का पूरा फायदा नहीं उठाया। उनके आसपास ऐसे लोग भी नहीं थे जिनसे वो खगोल की तकनीकी बातें खुलकर कर सके। इसलिए उनका काम देर से पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने जो किया वो बहुत ही सोच समझकर और गहराई से किया। जब रैथिकस कोपरनिकस से मिलने आया, तब तक उनकी किताब लगभग पूरी हो चुकी थी। ये किताब 6 हिस्सों में बंटी हुई थी। पहले हिस्से में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सोच बताई थी, जिसमें धरती नहीं बल्कि सूरज को केंद्र माना गया था। हालांकि उनके मॉडल में भी सूरज बिल्कुल बीच में नहीं था, लेकिन सारे ग्रह उसी के चारों ओर घूमते थे। उन्होंने बताया कि सबसे बाहर स्थिर तारों का घेरा है, फिर शनि 30 साल में अपना चक्कर पूरा करता है, उसके बाद बृहस्पति 12 साल में, मंगल 2 साल में, फिर धरती और चांद की जोड़ी साल भर में। इसके बाद शुक्र 9 महीने में और सबसे अंदर बुध 80 दिनों में अपना चक्कर पूरा करता है। इस क्रम से साफ दिखता है कि ग्रहों की दूरी और उनकी चाल का सीधा संबंध है। ये बात पुराने मॉडल से कहीं ज्यादा बेहतर और साफ थी, जिसमें कई ग्रहों का समय एक जैसा बताया गया था। पहली किताब में कोपरनिकस ने जोर देकर कहा कि सारे ग्रह बराबर और गोल चक्कर में चलते हैं। उन्होंने बताया कि अगर हमें उनकी चाल असमान लगती है, तो या तो उनके घूमने के ध्रुव धरती से अलग है, या धरती उनके चक्र के बीच में नहीं है। उन्हें ये बात भी अजीब लगी कि टोलेमी के मॉडल में सूरज, चांद और 5 ग्रह बाकी तारों से अलग तरह से चलते थे, जबकि ज्यादातर यही कहता था कि धरती जैसी छोटी चीज घूमे, ना कि पूरा आसमान। हालांकि उन्होंने धरती को ग्रह माना, लेकिन उन्होंने ये नहीं छोड़ा कि धरती ही वह जगह है जहां सारी चीजें खिंचती हैं। उनके हिसाब से धरती और पानी मिलकर गुरुत्व का केंद्र बनाते हैं, और धरती भारी होने के कारण पानी उसकी जगह भर देता है। लेकिन अगर धरती अब केंद्र नहीं रही, तो फिर सब चीजें उसी की ओर क्यों खिंचती हैं? ये बात उनके मॉडल के लिए एक चुनौती थी। दूसरी किताब में उन्होंने पहले भाग की बातें और साफ की। तीसरी में उन्होंने सूर्य और विषुव की चाल को समझाया। चौथी में चांद की चाल बताई। 5वीं में ग्रहों की लंबाई की गणना की और 6ठी में चौड़ाई की। गणित की बातों में उन्होंने ज्यादा नया नहीं जोड़ा, पर ग्रहों की लंबाई पर उनका काम सबसे बेहतर और मुश्किल माना गया। उन्होंने लगभग 20 साल तक खुद ऑब्जर्वेशन किए और फिर कई साल उन आंकड़ों की जटिल गणनाओं में लगाए। उनका ये काम उनके समय के सबसे ऊंचे स्तर का माना गया। हैरानी की बात यह है कि कमेंटारियोलुस में जिस एक्वेंट की आलोचना उन्होंने इतनी जोर से की थी, उस पर किताब के पहले भाग में कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पहले के लोग बुध की चाल को एक्वेंट के चारों ओर बराबरी से दिखाते थे, लेकिन ये असली केंद्र और दूरी से मेल नहीं खाता था। इसलिए उन्होंने बुध के लिए पुराने घेरों की जगह नए तरीके से उसका गोल चक्कर तय किया, ताकि उसकी चाल भी बाकी ग्रहों जैसी बराबर और धरती की चाल के साथ मिलाकर समझ में आए। कोपरनिकस की किताब छपने की तैयारी तभी शुरू हो गई थी जब रैथिकस उनसे मिलने फ्रोमबोर्ग आया। रैथिकस एक गणित के प्रोफेसर थे और खगोल में भी
उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने कई बड़े विद्वानों से मिलने के लिए छुट्टी ली थी और फिर कोपरनिकस से मिलने पहुंचे। ये साफ नहीं है कि उन्हें कोपरनिकस की सोच के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उस समय यूरोप के कई पढ़े लिखे लोग इस नई सोच के बारे में जानने लगे थे। रैथिकस कुछ जरूरी किताबें भी साथ लाए थे जिनसे कोपरनिकस को काफी मदद मिली। उन्होंने ये भी दिखाया कि जर्मनी में छपाई कितनी अच्छी हो चुकी है। रैथिकस ने कोपरनिकस को एक खास किताब दी थी जिससे कोपरनिकस ने अपने त्रिकोणमिति वाले हिस्से में बदलाव किया। लेकिन रैथिकस की असली कोशिश थी कि कोपरनिकस की किताब एक अच्छे प्रकाशक से छपे। उन्होंने एक ऐसे प्रकाशक का नाम भी सुझाया जिसने शायद पहले ही कह दिया था कि वो कोपरनिकस की किताब छापेगा। फिर रैथिकस ने एक और काम किया। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था नरेटियो प्राइमा। इसमें उन्होंने कोपरनिकस की सोच को आसान भाषा में समझाया और उसे छपवाया भी। इससे कोपरनिकस को और हिम्मत मिली कि वो अपनी बड़ी किताब छपवाएं जिस पर वो सालों से मेहनत कर रहे थे। नरेटियो प्राइमा एक पत्र की तरह लिखा गया था जिसमें उन्होंने कोपरनिकस की खोजों और उनकी किताब की बातों का जिक्र किया। इसमें उन्होंने स्थिर तारों की चाल, साल की लंबाई, सूरज और धरती की हलचल, बाकी ग्रहों की चाल और ग्रहों के झुकाव जैसी बातें बताईं। उन्होंने कहा कि सूरज केंद्रित ब्रह्मांड से इन सब बातों को आसानी से समझा जा सकता है। इससे कई समस्याएं सुलझ जाती हैं, जैसे विश्वों का बदलना, सूर्य का केंद्र में होना और ग्रहों की चाल का एक जैसा दिखना। इस सोच से पूरा ब्रह्मांड एक ही सिस्टम में जुड़ जाता है। रैथिकस ने इसमें कुछ ज्योतिष की भविष्यवाणियां और अंकों का मतलब जोड़ दिया था जो कोपरनिकस की असली किताब में नहीं थे। ये नरेटियो प्राइमा पहली बार छपी और कोपरनिकस की सोच को छपकर सामने लाने वाला पहल बना। इसके बाद इसे फिर से छापा गया और औरों तक भी पहुंचाया गया। यही वो शुरुआत थी जिससे कोपरनिकस के काम को दुनिया ने पढ़ना और समझना शुरू किया। रैथिकस की किताब नरेटियो प्राइमा छपने के बाद कोपरनिकस ने अपनी किताब ऑन द रिवॉल्यूशंस छपवाने का फैसला किया। उन्होंने इसमें एक खास हिस्सा जोड़कर पोप को समर्पित किया जिसमें उन्होंने बताया कि वे पहले इस किताब को छपवाने को लेकर हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने क्यों इसे छपवाने का फैसला लिया। उन्होंने कुछ लोगों को इसका श्रेय दिया, लेकिन रैथिकस का नाम नहीं लिखा, शायद इसलिए क्योंकि उस समय धार्मिक तनाव था और रैथिकस का नाम देना सही नहीं माना जाता। कोपरनिकस ने साफ कहा कि खगोल विद्या सिर्फ खगोल शास्त्रियों के लिए होती है, धर्म के जानकारों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कैलेंडर में सुधार इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमें ग्रहों की चाल ठीक से नहीं पता। उन्होंने समझाया कि अगर धरती की हलचल के साथ ग्रहों की चाल को जोड़ा जाए तो हर चीज अपनी जगह सही बैठती है और पूरा ब्रह्मांड एक जुड़ा हुआ सिस्टम बन जाता है। रैथिकस फिर से अपने शहर लौट गया और अगले ही साल उसने फिर छुट्टी ली ताकि कोपरनिकस की किताब को नुरेमबर्ग में छपवाया जा सके। वह वहां किताब की छपाई का ज्यादातर काम खुद देखता रहा, लेकिन बाद में उसे दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाना पड़ा। फिर ये जिम्मेदारी एंड्रयू ओजियांडर को दी गई, जो एक धर्मगुरु था लेकिन खगोल और गणित में भी दिलचस्पी रखता था। उसने किताब छपवाई, लेकिन उसमें बिना नाम का एक भूमिका लेख भी जोड़ दिया। उसमें लिखा गया कि कोपरनिकस की बातों को सच्चाई नहीं बल्कि बस एक सोच के तौर पर देखा जाए। उसने कहा कि जरूरी नहीं कि ये सोच सही हो, बस इससे हिसाब किताब आसानी से किया जा सके। लेकिन ये बात कोपरनिकस की असली सोच से बिल्कुल उल्टी थी। रैथिकस और दूसरे लोग इससे बहुत नाराज हुए और रैथिकस ने तो अपनी किताब की प्रति में उस हिस्से को काट भी दिया। कोपरनिकस की किताब छपने के कुछ सालों में पूरे यूरोप में मशहूर हो गई और फिर इसका दूसरा संस्करण भी निकला। उस वक्त के कई खगोल शास्त्रियों ने इस किताब को ध्यान से पढ़ा और उस पर टिप्पणी की। ज्यादातर विद्वानों को ये बात अच्छी लगी
कि कोपरनिकस ने पुराने मॉडल से एक्विंट को हटा दिया। कुछ धार्मिक नेता जैसे मार्टिन लूथर को ये विचार धर्म के खिलाफ लगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ यूनिवर्सिटियों ने इस सोच को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक खगोल शास्त्री ने कोपरनिकस के मॉडल को अपनाकर नए ग्रह तालिका बनाए, जिन्हें प्लूटेनिक टेबल कहा गया। ये तालिकाएं पहले से ज्यादा लोकप्रिय हो गईं, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बड़ी खगोलीय घटना को ठीक ठीक पहले ही बता दिया। हालांकि उस खगोल शास्त्री ने सूरज केंद्रित ब्रह्मांड को नहीं माना, लेकिन उसे भी अच्छा लगा कि कोपरनिकस ने पुरानी खामी यानी एक्विंट को हटा दिया था। इन टेबल्स की वजह से कोपरनिकस की सोच और ज्यादा लोगों तक पहुंची और उनकी किताब की अहमियत बढ़ती चली गई। टेलीस्कोप बनने से पहले तक टाइको ब्राहे सबसे बड़े खगोल शास्त्री माने जाते थे। उन्होंने कोपरनिकस को दूसरा टॉलेमी कहा और उनकी इस बात की तारीफ की कि उन्होंने पुराने सिस्टम की बड़ी गलती यानी एक्विंट को हटा दिया और ग्रहों का एक नया सिस्टम बनाया। लेकिन टाइको को कोपरनिकस की सोच पूरी तरह अपनाने में दिक्कत थी, क्योंकि उनके लिए ये धर्म से टकराने वाली बात थी। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक ऐसा मॉडल अपनाया जिसमें बुध और शुक्र सूरज के चारों ओर घूमते थे और फिर ये सब मिलकर धरती के चारों ओर घूमते थे। कैथोलिक विद्वानों में क्रिस्टोफ क्लावियस सबसे जाने माने खगोल शास्त्री थे। वो एक जेसुइट थे और उन्होंने खगोल विद्या को जेसुइट पढ़ाई का हिस्सा बना दिया। वही ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाने में भी मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने कोपरनिकस के कुछ गणितीय मॉडल अपनाए जब उन्हें वो ज्यादा सही लगे, लेकिन टोलेमी की ब्रह्मांड संबंधी सोच को ही सही माना, जिसमें ग्रहों की व्यवस्था और एक्विंट दोनों को स्वीकार किया गया था। एक समय पोप क्लेमेंट ने कोपरनिकस की बातों पर दिए गए एक भाषण को पसंद किया था और बोलने वाले को इनाम भी दिया था। पर ये नहीं पता कि पोप पॉल ने, जिनको कोपरनिकस ने अपनी किताब समर्पित की थी, क्या प्रतिक्रिया दी। उनके सलाहकार बार्तोलोमेओ स्पिना ने इस किताब को गलत ठहराने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इस वजह से कोपरनिकस के मॉडल पर कैथोलिक चर्च की तरफ से कोई आधिकारिक राय नहीं बनी थी और उस समय तक इस सोच को धर्म विरोधी भी नहीं माना गया था। जब जियोर्दानो ब्रूनो को जिंदा जलाया गया तो उसकी वजह कोपरनिकस का समर्थन नहीं था, बल्कि दूसरे धार्मिक मुद्दे थे। माइकल मेस्टलिन वो पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने रैथिकस के बाद कोपरनिकस के सूरज केंद्रित मॉडल को खुलकर अपनाया। उन्होंने भले ही अपनी किताबों में धरती केंद्रित सिस्टम रखा, लेकिन अपने छात्रों को सिखाया कि कोपरनिकस का मॉडल बेहतर है। उन्होंने ऑजियांडर की भूमिका को भी नकार दिया। उनके ही शिष्य थे जोहान्स केपलर, जिन्होंने कोपरनिकस की सोच को और आगे बढ़ाया और सूरज, धरती और ग्रहों का सिस्टम और भी सटीक तरीके से समझाया।